औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHB पार्ट फर्स्ट की बुक है पेज नंबर 91 से। ये हमारी जो ज़ीरो बुक के नाम से है वो पढ़नी है हमने। आज हमने पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज़, बीमारी के अक़साम। ये हमारा LHB पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये हम पढ़ रहे थे कुछ दिन से बेटा माइक्रोबायोलॉजी क्या था? ऐसे जानदारों का इल्म जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया, फिर हमने वायरसेस पढ़ा, फिंजाई पढ़ी। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिजीज़, बीमारी की अक़साम। तो होती इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं जो कम्युनिटी में फैल जाए, आपकी आबादियों में, आपके किसी भी इलाके में फैल जाए, उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है। इट इज़ द डिजीज़ स्प्रेड इन कम्युनिटी, वो बीमारी जो कम्युनिटी में फैल जाती है। इट इज़ स्टेटेड ऑफ ऑर्डर दैट कम्युनिटी रिजल्ट फ्राम एन इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसको हम कहते हैं कि ये वो ऑर्डर है कम्युनिटी जिसके नतीजे में किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से। सादा अल्फाज में लिख सकते हो, इफ़ द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन द कम्युनिटी, अगर इन्फेक्शन फैल जाए माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से कम्युनिटी में, इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इफ़ द सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स फेवर द अक्रेंस ऑफ डिजीज़, अगर उसकी जो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स हैं उसकी फेवर में हों बीमारी की, मिसाल के तौर पर कोलरा जैसे हैज़ा होगी, डिफ्थेरिया खन्नाक हो गई, ट्यूबरकुलोसिस TB हो गई, मीज़ल्स खसरा हो गई एंड चिकन पॉक्स और मायरानी हो गई। तो ये सारी की सारी कौन सी हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और जब ये फैलती हैं तो पूरे इलाके में फैल जाती हैं। हैज़ा हुआ है तो बहुत सारे लोगों को, एक ही इलाके के लोगों को हैज़ा ही हैज़ा हो गया। डिफ्थेरिया, खन्नाक, ट्यूबरकुलोसिस TB, मीज़ल्स, खसरा और चिकन पॉक्स, तो ये सारी कौन सी थी? इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। फिर आ जाएंगी कंटेजियस डिजीज़। लिख सकते हैं उर्दू में बेटा, एक से दूसरे को लगने वाली जो बीमारियां हैं वो कंटेजियस डिजीज़ में आएंगी, कॉन्टैक्ट से फैलने वाली। इट इज़ स्टेटेड ऑफ डिसऑर्डर, इसको हम कहेंगे कि ये ख़राबी की वो सूरत हाल है इन मैन, इंसानों में, दैट रिज़ल्ट फ्राम कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन के नतीजे में होती है। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, किसी के साथ डायरेक्ट राब्ते में आने से, जैसा कि टचिंग, छूना, यूज़र्स ऑफ क्लॉथ्स, एक से दूसरे के कपड़े पहनना, इस्तेमाल करना, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, या एक शख्स से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाना। इसमें एड्स आ जाती हैं बेटा, इसमें हेपेटाइटिस B, C आ जाती हैं, और इसमें ट्यूबरकुलोसिस TB की जो बीमारी है ऊपर इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी आएगी, TB की बीमारी, और कंटेजियस में भी आ जाएगी, जो एक से दूसरे को फैलती हैं। फिर आ जाएंगी कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ मोस्टली होती हैं बेटा, जैसा कि हस्पतालों से किसी मरीज़ से डॉक्टर को, नर्स को लग जाना, या जो है उसको वैसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ इन मैन, कम्युनिकेबल डिजीज़ आदमियों में, इट इज़ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ये ख़राबी की वो सूरत हाल है, दैट रिज़ल्ट फ्राम अक्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म, जो कि किसी भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है। विच कैन बी कम्युनिकेबल टू अदर इंडिविजुअल, जो कि कम्युनिकेबल है एक दूसरे इंडिविजुअल्स में, इन कम्युनिटी में। ठीक हो गया बेटा। ये बीमार मरीज़ों से नर्सों को, डॉक्टरों को भी लग सकती है, या डॉक्टरों से दूसरे मरीज़ों को भी लग सकती है, और जो मरीज़ों के साथ जो अटेंडेंट है उनसे मिलने जाते हैं उनको भी लग सकती हैं। इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर आ जाएगी एपिडेमिक डिजीज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एपिडेमिक कहते हैं बेटा थोड़े से अरसे के लिए, लेकिन बीमारी का किसी एक छोटे से इलाके में फैल जाना वो एपिडेमिक कहलाता है। इट इज़ सडन, ये अचानक, वन अनसेट एंड रैपिड स्प्रेड, तेज़ी से फैलने वाला जो इन्फेक्शन है। अनसेट कहते हैं जो कमज़ोर हो, ज़्यादा देर तक ना चले। सडन अचानक होगा, अनसेट ज़्यादा देर तक ना चलने वाला होगा, एंड रैपिड स्प्रेड और तेज़ी से फैलने वाला होगा, ऑफ एन इन्फेक्शन होगा,
दैट इफ़ेक्ट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा आबादी को मुतासर कर देगा। इफ़ नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन इज़ वेरी लार्ज, अगर मुतासर अफराद की तादाद ज़्यादा होगी इन द कम्यूनिटी में, द ऑर्गेनिज़म ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज़ आर लाइकली टू स्प्रेड रैपिडली, जो इसका जरसूमा है इस ख़ास बीमारी का वो तेज़ी से फैलेगा इन द कम्यूनिटी में, दस अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, और इससे कई सारे लोग मुतासर हो जाएंगे विद इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, थोड़े से ही वक्त में। एग्जांपल के तौर पर जैसे कॉलरा है, हैज़ा है, तो ये अगर ज़्यादा लोगों को तेज़ी से फैल जाए तो वो बीमारी एपिडेमिक डिजीज़ कहलाएगी। फिर आ जाएगी एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक डिजीज़ जो है, एंडेमिक कहेंगे ऐसी बीमारी जो आसानी से ख़त्म ना हो और चलती ही जाए, उसको एंडेमिक डिजीज़ कहेंगे। दिस टाइप ऑफ डिजीज़, ये बीमारी की वो किस्म है, और नॉट एंड ईजीली, जो आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इट इज़ द डिज़ीज़, ये वो बीमारी है दैट एग्जिस्ट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द पॉपुलेशन, जो मौजूद रहेगी मुकम्मल आबादी में। व्हेन द पर्सन इज़ ससेप्टिबल, जब शख्स जो है वो ससेप्टिबल होगा, नॉन इम्यून पर्सन होगा। ससेप्टिबल कहते हैं ऐसा शख्स जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो और वो ख़ुद भी बीमार है और दूसरों को भी बीमार किए जा रहा है, उसको ससेप्टिबल पेशेंट कहेंगे। एन इम्यून पर्सन इज़ इक्वल इन द कम्यूनिटी, जो इम्यून पर्सन है जिनकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा बेहतर है और वो जरासीमों को मारने की ताकत रखती है, वो तो बराबर हैं कम्यूनिटी में। द डिज़ीज़ कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट इन द कम्यूनिटी, लेकिन ये जो बीमारी है जारी रहेगी कम्यूनिटी में। एंड इज़ ऑलवेज़ प्रेजेंट इन द कम्यूनिटी, और कम्यूनिटी में हमेशा मौजूद रहेगी। जैसे इंटेरिक फेवर है, इंटेरिक फेवर कहते हैं बेटा टाइफाइड बुखार को। टाइफाइड जो है देखो मौजूद है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है उनको कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर है, जिनको ससेप्टिबल पेशेंट कहते हैं, उन पे ये असर कर जाता है और अक्सर लोगों को टाइफाइड बुखार रहता है। तो ऐसी बीमारी जो मौजूद रहे लेकिन किसी किसी को मुतासर और कभी भी कर भी सके, उसको एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, यानी ना ख़त्म होने वाली बीमारी जो आसानी से ख़त्म नहीं होती। फिर आ जाएगी स्पोरेडिक डिजीज़। स्पोरेडिक डिजीज़ कहते हैं बेटा, स्पोरेडिक डिजीज़ वो होगी कि अगर जो ताकतवर लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो ज़्यादा हों तादाद में, और ससेप्टिबल पर्सन यानी जो जल्दी बीमारी का शिकार हो जाते हैं वो तादाद में कम हों, तो ऐसी बीमारी को हम स्पोरेडिक डिजीज़ कहेंगे। कहते हैं इफ़ द नंबर, अगर तादाद ऑफ इम्यून पर्सन, इम्यूनिटी वाले लोगों की, क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले लोगों की, इज़ ग्रेटर, ज़्यादा होगी दैन द नंबर ऑफ ससेप्टिबल पर्सन, उन लोगों से जो कि ससेप्टिबल पर्सन हैं। द डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड स्पोरेडिक डिज़ीज़, ऐसी बीमारी को हम स्पोरेडिक डिज़ीज़ कहेंगे। अ केस हेयर एंड अ केस देयर, अगर यहाँ पर केस देखे जाएँ या कहीं और देखे जाएँ, जैसा कि हैज़ा है हमारे इलाके में ज़्यादा हो और किसी दूसरे गांव में कम हो, तो उसको हम कहेंगे कि आपके गांव के अंदर जो है उस स्पोरेडिक डिज़ीज़ है, यानी कि इम्यूनिटी वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको वो कम मुतासर हो रहे हैं, और हमारे इलाके में इम्यूनिटी वाले लोग कम हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। फिर आ जाएगा इम्यून पर्सन। इम्यून पर्सन किसको कहेंगे बेटा? अ पर्सन हु पोजेसेस पावर टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, वो शख्स जिसमें ताकत हो किसी भी इन्फेक्शन से बचने की, वो क्या कहलाता है? इम्यून पर्सन। ये जो हम हिफाजती टीके लगवाते हैं बच्चों को, ये इम्यूनिटी पैदा करते हैं ताकि जरासीम का अगर हमला हो भी जाए, और हमला होना ही होता है बेटा, जरासीम से बच ही नहीं सकते हम किसी सूरत। जरासीम जो है हर तरफ से हमला आवर होते हैं, सांस के ज़रिए बॉडी में इंटर होते हैं, खाने के ज़रिए इंटर होते हैं, पानी के ज़रिए इंटर होते हैं, हम कहीं बैठते हैं तो हमारी टांगों के ज़रिए चढ़ के बॉडी में इंटर होते हैं, हाथों के ज़रिए क्रॉल करके रींग के बॉडी में इंटर होते हैं। तो जो ये हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं बच्चों को, ये इसीलिए होते हैं कि जरासीम से बचना तो ऐसे मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में एंट्री लेते भी हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उनको मारने की सलाहियत मौजूद हो, और ऐसी सलाहियत को हम कहते हैं इम्यूनिटी, और ऐसे शख्स को हम कहेंगे इम्यून पर्सन। तो वो पर्सन जिसमें ताकत होगी, पावर होगी इन्फेक्शन से रेजिस्ट करने की, वो इम्यून पर्सन कहलाएगा। ससेप्टिबल पर्सन क्या होता है? इम्यूनिटी लैक और वीक, जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, लैक कहते हैं कमी को बेटा, और वीक कहते हैं कमज़ोर।
जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। अ पर्सन इन होम, वो शख्स जिसमें द डिफेंसिव पावर, जो दिफाई ताकत है, जरासीमों को मारने की ताकत है, ऑफ द बॉडी, जिस्म की, लैकिंग, कमज़ोर हो, कमी हो उसमें, आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स विरुलेंट इफ़ेक्ट्स पॉइजन्स इज़ ग्रेटर, यानी या अगर इसकी दूसरी कंडीशन बताई है कि जिसमें वो जानदार, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि विरुलेंस हैं, जिसके अंदर ताकत है बीमारी फैलाने की, वो ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, दैट द डिफेंसिव पावर ऑफ द पर्सन, किसी भी शख्स की डिफेंसिव पावर से, तो उस शख्स को हम ससेप्टिबल कहेंगे। डिफेंसिव पावर वाले होते हैं बेटा आपके वाइट ब्लड सेल, जिस्म के अंदर जो खून में वाइट ब्लड सेल हैं वो जरासीमों को मारते हैं। अगर वो तादाद में कम हों जरासीमों को मारने वाले वाइट ब्लड सेल, उनको पुलिस फोर्स भी कहते हैं अपने जिस्म की बेटा, पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और जो विरुलेंस हैं ऑर्गेनिज़म बीमारी फैलाने वाले, वो तादाद में ज़्यादा हों, तो क्या होगा, उस शख्स को हम कहेंगे ससेप्टिबल पर्सन कहेंगे। फिर आ जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है बेटा जब कोई भी जरासीम बॉडी में एंटर होके फ़ौरन ही बीमार नहीं करता, 8 से 10 दिन लगाता है बीमारी की अलामात को ज़ाहिर करने में। तो वो दरमियान का 8 से 10 दिन का वक्फ़ा क्या होता है कि वो पहले बॉडी में एंटर होकर अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है। तो वो जो वक्फ़ा है तादाद बढ़ाने का, नस्ल बढ़ाने का, अंडों से बच्चे निकालने का, उसको क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेटर वैसे कहते ही उसको हैं कि अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन वो इनक्यूबेटर होती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड अपनी तादाद बढ़ाने का जो दौरानिया है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। जैसा कि मलेरिया है, अगर आज हमें मच्छर काट दे तो प्लाज्मोडियम जरासीम उसने हमारे जिस्म में मुंतकिल तो कर दिया, लेकिन हमें फ़ौरन से बुखार नहीं होगा, हमें कम से कम 8 से 10 दिन 15 दिन लगेंगे बुखार होने में। तब तक क्या होगा, वो प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म में जाके अपनी तादाद और नस्ल बढ़ा रहा होगा, और जैसे ही बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म में मौजूद हो जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो फ़ौरन से वो हर सेल रेड ब्लड सेल पे हमला करेंगे और हमें मलेरिया की शिकायत ज़ाहिर होंगी। तो इस पीरियड को हम क्या कहेंगे बेटा, इनक्यूबेशन पीरियड। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में दाखिला लेगा, टिल फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर ऑफ इन्फेक्शन, और जब तक पहली अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी इन्फेक्शन की, तो इंट्री से लेके पहली अलामात ज़ाहिर होने का दरमियान का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज़ द टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है विच इलैप्सेस बिटवीन द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इलैप्सेस कहते हैं खामोशी से गुजर जाना, ये वो पीरियड है जो खामोशी से गुजर जाता है बिटवीन एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, जब इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री लेता है, जैसे मैंने प्लाज्मोडियम की मिसाल दी बेटा, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर, ऑफ द होस्ट, मेज़बान की, एंड अपीयरेंसेस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, और बीमारी की पहली अलामात ज़ाहिर होती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड वेरीज़ विद डिफरेंट डिजीज़, ये जो दुरानिया है, ये पीरियड है, ये मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ, एंड इज़ डिपेंडेंट पार्शली ऑन द विरुलेंस, और ये मुख्तलिफ होता है हर जानदार के लिए उनकी विरुलेंसी की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। विरुलेंस कहते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बीमारी फैलाने की ताकत को विरुलेंसी कहते हैं बेटा, ठीक है। द मोर विरुलेंट, जो ज़्यादा बीमारी फैलाने की ताकत रखते हैं, द मोर पैथोजेनिक, जो ज़्यादा पैथोजेनिक है, बीमारी फैला सकते हैं। पैथोजेनिक भी वही है बेटा, विरुलेंट भी वही है। पैथोजेनिक डिग्री जिसकी ज़्यादा होगी, ऑफ पैथोजेनिसिटी की, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, एंड पार्शली ऑन ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, और फिर दूसरी बात क्या होगी कि जो होस्ट है वो कितना ससेप्टिबल है, वो कितना उसका इम्यूनिटी काम करती है। अगर बीमारी फैलाने की ताकत यानी विरुलेंसी या पैथोजेनिसिटी ज़्यादा होगी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, तो वो बीमार कर देगा। और किसी भी इंसान की अगर वो ससेप्टिबल है, अभी हम पढ़ के आए हैं, उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो भी जल्दी बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान की इम्यूनिटी ताकतवर है और वो जो जरासीम है उसकी विरुलेंसी भी कम है और पैथोजेनिसिटी भी कम है, तो इंसान बीमार नहीं होगा। तो ये था बेटा हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। ये देखें बेटा, इन्फेक्शियस एजेंट हैं कौन कौन से बीमारियां फैलाते हैं, उसमें बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है, वायरस बीमारी फैलाता है, फंजाई बीमारी फैलाती है, प्रोटोजोआ बीमारी फैलाता है,
और पैरासाइट बीमारी फैलाते हैं। ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। फिर क्या होगा, रेजरवायर। इनके रेजरवायर क्या हैं, पीपल लोग हैं, इन्वायरमेंट माहौल है, और वाटर पानी है। यहाँ में ज़िंदा रहेंगे, सारी चीज़ें दाखिल होंगी, या तो इंसानों में दाखिल हो जाएंगे, या माहौल में, या पानी में। फिर आ जाएंगे इनकी पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, कहाँ एग्जिस्ट रहेंगे, ये एक्सक्रीशन कहते हैं बेटा, थूक एक्सक्रीशन है। आपका दूध माँ बच्चे को पिला रही, वो एक्सक्रीशन है। पसीना एक्सक्रीशन है, पेशाब, पिशी, पोटी, पखाना, ये एक्सक्रीशन है, इसमें मौजूद रहेंगे। और हो जाएंगे एक्सक्रीशंस और सक्रीशंस में। सक्रीशंस में आ जाएगा थूक बेटा आपका, सक्रीशन में पसीना आ जाएगा, एक्सक्रीशन में पखाना, पिशी आ जाएगी। और ड्रॉपलेट्स कहते हैं जो हम छींक लेते हैं या खांसी करते हैं, उसके जो बारीक बारीक ज़रात या बोलने के साथ भाप निकलती है, सर्दियों में नज़र आती है, तो वो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उसमें ये मौजूद रहेंगे। ठीक है, ये इंसानों में एंट्री लेंगे, माहौल में, वाटर में, और इस तरीके से सक्रीशंस में मौजूद होंगे। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, कॉन्टैक्ट छूने से, ड्रॉपलेट सांस के ज़रिए, एयरबॉर्न हवा के ज़रिए, एंड वेक्टर बोर्न कहेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे आपकी गर्द के ज़रात हैं उनके ऊपर सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जब गर्द के ज़रात उड़ के जाते हैं तो ये भी ट्रैवल करते हैं, तो इसको वेक्टर बोर्न कहेंगे। फिर आ जाएगा पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस के रास्ते एंटर होंगे, जीआई ट्रैक्ट हाजमे के रास्ते एंट्री लेंगे, और म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं नाक की, मुंह की, मैदे की छोटी आंत, बड़ी आंत, पखाने वाली जगह, पिशी वाली जगह, सब जगह की अंदर वाली पहली जो जिल्द है वो क्या कहलाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। और स्किन, जिल्द के ज़रिए एंट्री लेंगे। फिर आ जाएंगे ससेप्टिबल, इसके होस्ट कौन से होंगे, पीपल विद क्रोनिक डिजीज़, ऐसे लोग जो पहले से बीमार रहते हों वो इसके ज़्यादा इसका शिकार होंगे। इम्यूनो कंप्रोमाइज़ पर्सन, ऐसे लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, वेरी यंग, जो बहुत ज़्यादा जवान होंगे, या एल्डरली या बूढ़े लोग होंगे, वो इसके ससेप्टिबल होस्ट होंगे। और फिर जब ये इनमें बीमारी फैल जाएगी तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह इसको बीमार करने के बाद इनसे और मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सारा सर्कल चलता जाता है बेटा। ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इनफेक्टिव पीरियड जो है वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।